हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक एप्साइट्स और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 पार्ट 2 देखने वाले हैं मशीन लर्निंग टेक्निक्स का, और इस यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों यूनिट नंबर 1 का पार्ट 1 हम पहले ही देख चुके थे एंड उसके अंदर हम कुछ टॉपिक्स को पहले ही कवर कर चुके थे। तो इसके अंदर हम पार्ट 2 के अंदर जो बाकी के हमारे टॉपिक्स बच गए थे उनको कवर करने वाले हैं। एंड ये रियलिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, क्योंकि यूनिट 1 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इस पार्ट के अंदर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं। सुपरवाइज लर्निंग हमने देख ली थी पार्ट 1 के अंदर। तो यहाँ पे हम एडवांटेजेस की बात करें अगर सुपरवाइज्ड लर्निंग के, तो क्या है कि ट्रेनिंग डेटा इज रीयूजेबल अंटिल फीचर इज सेम। अब एक्चुअली क्या होता है कि जो क्लासेस बनी होती हैं सुपरवाइज लर्निंग के अंदर, उसके अंदर कुछ फीचर्स होते हैं। फीचर्स मतलब कुछ फंक्शंस हो गए, कुछ वेरिएबल्स हो गए। ये वाली जो चीज़ें हैं, ये वाली जो ट्रेनिंग डेटा होता है, ये रीयूजेबल होता है। आप बार बार यूज़ कर सकते हो उसको अगर फीचर सेम होगा तो, मतलब कि रिक्वायरमेंट्स अगर सेम होगी तो आप उन जो ट्रेनिंग डेटा है उसको बार बार यूज़ कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। क्लासेस रिप्रेजेंट फीचर्स, और जो फीचर्स होते हैं वो क्लासेस के अंदर होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो फीचर्स होते हैं वो हमारे फैले हुए नहीं होते या फिर ज़्यादा डिस्टर्ब्ड नहीं होते हैं, वो इजीली हम उन्हें एक क्लास के अंदर कलेक्ट कर सकते हैं। आगे आता है, आगे हमारी डिसएडवांटेजेस आती हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या है कि स्पेक्ट्रल क्लासेस जो होती हैं उनसे हमारी जो नई क्लासेस बनी वो मैच हो सकता है ना करें। अब स्पेक्ट्रल क्लासेस क्या होती हैं, या तो पुरानी क्लासेस हो गई या फिर स्पेशल क्लासेस हो गई। तो उन क्लासेस से हो सकता है कि जो फीचर्स है वो मैच ना करें या फिर उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ जाए। ठीक है। डेटा कंसिस्टेंसी वेरीज, जो डेटा की कंसिस्टेंसी है, मतलब कि लगातार डेटा आ रहा है नहीं आ रहा है, ये वाली जो चीज़ें है वेरी हो सकती है। हो सकता है 1 MBPS आ जाए और तुरंत जो है 1 MBPS आ जाए और तुरंत जो है 800 KBPS पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है बिना किसी दिक्कत के। तो ये जो डेटा कंसिस्टेंसी है ये वेरी कर सकती है, डेटा कंसिस्टेंट नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है। टाइम एंड रिसोर्सेज फॉर ट्रेनिंग डेटा, इसके अंदर हमें टाइम लगता है और टाइम और रिसोर्सेज लगता है, क्योंकि हमें ट्रेनिंग डेटा जो होता है इसे देना पड़ता है। ठीक है। फिर आगे आती है हमारी अनसुपरवाइज लर्निंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर क्या होता है, नो प्रीवियस नॉलेज रिक्वायर्ड। अब क्या होता है, इसके अंदर हमें प्रीवियस नॉलेज चाहिए होती है, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या चाहिए होता है, इनपुट और आउटपुट दोनों हमें पता होता है, लेकिन इसके अंदर तो हमें नहीं पता होता है ना। तो इसलिए इसके अंदर कोई भी प्रीवियस नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है। पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एरर इज मिनिमाइज्ड, जो ह्यूमन एरर होने की जो पॉसिबिलिटीज है इसे कम कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें हमें आउटपुट पता नहीं चलता है। तो कंप्यूटर को खुद ही फाइंड आउट करना पड़ता है कि आउटपुट क्या है क्या नहीं है। तो ये हमारे लिए एक पॉसिबिलिटी क्रिएट कर देता है कि अगर ह्यूमन की गलती की वजह से कोई एरर आ गया है आंसर में, तो फिर उसको भी रिमूव किया जा सके। ईजी होता है और फास्ट होता है। साथ ही साथ प्रोड्यूस यूनिक स्पेक्ट्रल क्लासेस, हर बार जैसे आप इसे रन करोगे हर बार एक नई स्पेक्ट्रल क्लास ही बनाता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी हमें देता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग। इसके अंदर क्या है, क्लासेस डजंट रिप्रेजेंट फीचर। इसके अंदर जो क्लासेस हैं वो फीचर्स को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। ठीक है। तो क्लासेस के अंदर फीचर्स जो होते हैं वो ऑक्यूपाइड नहीं होते हैं। डजंट कंसिडर स्पेशल क्लासेस स्पेशल रिलेशनशिप इन डेटा। इसका मतलब क्या होता है, स्पेशल का मतलब क्या होता है, आधे अधूरे जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना उनको ये कंसीडर नहीं करता है, या तो पूरे होंगे या नहीं होंगे। ठीक है। रेनफोर्समेंट लर्निंग की अगर हम बात करें, उसके अंदर क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काम आता है, ये एक एडवांटेज हो गया। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल्स जो होते हैं उन्हें अचीव करने में हेल्प आउट करता है। फिर उसके बाद बहुत सिमिलर होता है ह्यूमन बीइंग से और बहुत ज़्यादा क्लोज होता है अचीव करने के लिए परफेक्शन को। ठीक है। तो मतलब अगर आप रेनफोर्समेंट लर्निंग की हेल्प से कुछ करवा रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा क्लोज होगा परफेक्शन को अचीव करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम फीडबैक्स को यूज़ करते हैं। ठीक है। गुड फीडबैक, बैड फीडबैक, हमने पिछले पार्ट के अंदर ये वाली चीज़ें पढ़ी थी। फिर उसके बाद डिसएडवांटेजेस की बात करें, ये ओवरलोड द स्टेट। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने इसके अंदर कोई भी फंक्शन डाला या फिर कोई भी टास्क दिया तो ये ओवरलोड कर देता है स्टेट को, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं वो डिमिनिश हो जाते हैं। डिमिनिश का मतलब कि दूर हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है पहुंचना वहाँ तक। नॉट फॉर सिंपल प्रॉब्लम्स, ये सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो बिल्कुल नहीं है जी। और लास्ट जो हमारा डिसएडवांटेज है वो है नीड्स लॉट ऑफ डेटा एंड कंप्यूटेशन। इसके अंदर बहुत सारे डेटा और कंप्यूटेशन चाहिए होता है। इसके साथ जो है हमारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तीनों टाइप ऑफ लर्निंग के खत्म होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता हमारा ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अब देखो जी, जैसे हमारा दिमाग होता है, बायोलॉजिकली जो हमारा दिमाग होता है, हमारी जो बॉडी होती है, उसके अंदर कैसे सिग्नल ट्रांसफर करते हैं, कैसे सिग्नल ट्रांसफर होते हैं, डेंड्राइट्स की हेल्प से, राइट।
डेंड्राइट्स होते हैं, आप न्यूरॉन्स बोलते हो उनको, ठीक है। तो इसकी मदद से हम जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर सारे के सारे जो सिग्नल्स होते हैं वो होते हैं, सेंड होते हैं, रिसीव होते हैं एंड कुछ ना कुछ टास्क करते हैं। वैसे यहाँ पे है बिल्कुल ही बायोलॉजिकली इंस्पायर्ड है ये, बायोलॉजिकली इंस्पायर्ड सब फील्ड ऑफ एआई मॉडल्ड एज ब्रेन, ये मॉडल किया जाता है एज अ ब्रेन। इसकी जो कंप्यूटेशनल नेटवर्क होती है वो बेस होती है बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क के ऊपर। जैसे न्यूरल नेटवर्क हमारा बॉडी के अंदर काम करता है वैसे इसके अंदर काम करता है। इसके अंदर भी डेंड्राइट्स होते हैं, इसके अंदर भी साइनैप्स होते हैं, और जो न्यूरॉन होता है उसका भी आप डायग्राम ANN के अंदर बना सकते हो बिना किसी दिक्कत के, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है कंटेन्स, इसके अंदर अगर हम ANN की बात करें, ये आर्टिफिशियल है, ठीक है। अब आर्टिफिशियल कौन सी चीज़ होती है? जो नेचुरली मिल सकती है, ठीक है, जो नेचुरली मिलती है उस चीज़ को जब मैन बनाता है तो उसको हम आर्टिफिशियली कहते हैं, ठीक है। तो वैसे ये जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है ये बिल्कुल बायोलॉजिकली जो है उसकी कॉपी बनाने की कोशिश है। और अगर हम इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर के अंदर इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है इनपुट लेयर, दूसरा होता है हिडन लेयर और तीसरा होता है आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर एक ही होगी, आउटपुट लेयर एक ही होगी, लेकिन हिडन लेयर्स जो होती हैं वो बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है जी। और जो हिडन लेयर है ना वो हमारा प्रोसेसिंग का काम करती है। इनपुट लेयर का काम इनपुट लेना, आउटपुट लेयर का काम आउटपुट देना, और हिडन लेयर का काम क्या होता है? प्रोसेस करना, ठीक है। ये हम यूनिट नंबर 2 के अंदर पढ़ने वाले हैं। आपने देखा होगा कि रिकरेंट नेटवर्क होता है, ठीक है, तो परसेप्ट्रॉन वगैरह ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट यूनिट में देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा कैपेबल ऑफ मशीन लर्निंग लाइक पैटर्न और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। ये पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन या फिर स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के अंदर कैपेबल होता है मशीन लर्निंग के अंदर। सेंड करता है, प्रोसेस करता है सिग्नल्स को इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल न्यूरॉन्स। अब भैया आपके अंदर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि केमिकल न्यूरॉन्स के अंदर कैसे? देखिए यहाँ पे ये जो लाइन लिखी गई है ना ये रोबोट्स के लिए और ह्यूमंस के लिए दोनों के लिए लिखी गई है। इसी वजह से रोबोट्स होंगे तो इलेक्ट्रिकल और अगर वो होंगे ह्यूमंस होंगे तो केमिकल, ओके। लेकिन ह्यूमंस के अंदर भी कभी कभी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जो सिग्नल से वो ट्रांसफर होते हैं, तो आप दोनों को ही लिखेंगे तो ज़्यादा रिलायबल लगेगा, ओके। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग टेक्निक लाइक ह्यूमन, इसकी जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग टेक्निक होती है वो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह होती है। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा क्लस्टरिंग, ओके। क्लस्टरिंग जो होता है एक सुपरवाइज्ड लर्निंग का टाइप होता है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। एक बार हम देख लेते हैं, फटाफट से नज़र मार लेते हैं कि क्या पढ़ा था हमने, ओके जी। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर हमने क्या पढ़ा था? क्लस्टरिंग, सॉरी अनसुपरवाइज्ड का होता है ये। अनसुपरवाइज्ड के अंदर हमने क्लस्टरिंग पढ़ा था और एसोसिएशन पढ़ा था, और जो हमारी सुपरवाइज्ड है उसके अंदर रेग्रेशन होता है और क्लासिफिकेशन होता है, राइट। तो चलिए अब हम क्लस्टरिंग की बात करें तो क्लस्टरिंग किस टाइप का होगा? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का एक टाइप होगा। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या कहती है सबसे पहले वो देख लेते हैं। A way of grouping the data points into different clusters consisting similar data। इसके अंदर क्या होता है? हम ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। आप कीवर्ड्स देखिएगा, ग्रुपिंग करते हैं किस किस की? डेटा पॉइंट्स की डिफरेंट क्लस्टर्स के अंदर, ठीक है। मान के चलिए मेरे पास 2-3 डेटा है, जैसे एक तो नंबर हो गया, एक मेरे पास स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, और एक मेरे पास हो गए सिंबल, ठीक है, सिंबल। ये मेरे पास 3 टाइप के डेटा है। अब क्या होगा कि क्लस्टरिंग के अंदर क्या होगा कि नंबर जो है वो एक क्लस्टर के अंदर चले जाएंगे, स्ट्रिंग जो है एक क्लस्टर के अंदर चली जाएगी, सिंबल एक क्लस्टर के अंदर चले जाएंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों के तीनों एक ही चीज़ के अंदर पाए जा रहे हैं तो उनका एक अलग क्लस्टर बन जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से ये ग्रुपिंग करने के जो है हमारे काम आता है। ग्रुपिंग करने से क्या होगा कि हमारी ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी, रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, हमें डेटा पता चल जाएगा कि किस टाइप का है किस टाइप का नहीं है, तो प्रोसेस करने के अंदर उतनी ही आसानी होगी। तो अब क्या होता है, क्लस्टर्स बना दिए जाते हैं सिमिलर डेटा के। जो सिमिलर डेटा होगा उनका एक क्लस्टर और जो नॉन सिमिलर डेटा होगा उनका एक अलग क्लस्टर बन जाएगा। द ऑब्जेक्ट विद पॉसिबल रिमेन इन अ ग्रुप दैट हैज लेस और नो सिमिलैरिटीज विद अनदर ग्रुप, ठीक है। ये लाइन क्लियर है। एक बार समझा देता हूँ कि जो पॉसिबल रिमेन मतलब कि अगर आपके सिमिलर हैं तो वो एक ग्रुप के अंदर जाएंगे, और अगर कम सिमिलर हैं या फिर सिमिलर है ही नहीं तो वो एक ग्रुप के अंदर जाएंगे, ठीक है। सिमिलर पैटर्न लाइक शेप, साइज, कलर, बिहेवियर एक्सेट्रा। सिमिलर पैटर्न जैसे कि शेप हो सकती है सेम हो, साइज, कलर, बिहेवियर एक्सेट्रा। ये अनसुपरवाइज लर्निंग का टाइप होता है, हम देख लिया। फिर उसके बाद एनालाइज डेटा ऑब्जेक्ट विदाउट हेल्प ऑफ नोन क्लास लेबल। ये एनालाइज करता है डेटा को विदाउट नोन क्लास लेबल, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी सुपरवाइज लर्निंग होती है वो लेबल्ड डेटा के ऊपर होती है, लेकिन जो अनसुपरवाइज लर्निंग होती है वो हमारी नॉन लेबल्ड डेटा के ऊपर होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे एक अलग तरीके से कही गई है, एंड आप एग्जाम्स के अंदर भी इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हो कि अगर आपको कोई लाइन पता है, कोई वर्ड आपने कीवर्ड पता है आपको, तो आप उसे अलग अलग टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो, सो दैट जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो इंप्रूव हो, नंबर ऑफ पॉइंट्स इंक्रीज हो, एंड एग्जामिनर को लगे कि हाँ इसको आता है,
ठीक है। एप्लीकेशंस की बात करें तो इसके टोटल 5 एप्लीकेशंस अभी तक हैं, मतलब और भी ज़्यादा हैं, लेकिन मेनली मैंने यहाँ पे 5 लिखे हैं। मार्केट रिसर्च के अंदर काम आता है, डेटा एनालिसिस के अंदर काम आता है, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, डेटा माइनिंग, इमेज प्रोसेसिंग एंड एक्सेट्रा, ये सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग के बीच में डिफरेंस। अब क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग के हमने बीच में डिफरेंस क्यों किया, क्योंकि इन दोनों को, ये जो दोनों होते हैं ना, इन दोनों के अंदर ही क्या होती है, ग्रुपिंग होती है। इन दोनों के अंदर ही एक तरीके से आप क्लस्टरिंग तो नहीं बोल सकते हो, क्लस्टरिंग बोलेंगे तो अनसुपरवाइज्ड का पार्ट हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि एक तरीके से ग्रुपिंग ही की जाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे कि एनालाइज करता है विदाउट नोन क्लास लेबल इसके अंदर पता नहीं होते हैं, इसके अंदर पता होते हैं, इसके अंदर प्रायर नॉलेज नहीं होती है, एट्रीब्यूट्स की इसके अंदर नॉलेज होती है, ठीक है। ग्रुप अपॉन इनपुट डेटा एज आउटपुट डेटा इज नॉट प्रोवाइडेड, इनपुट डेटा के ऊपर जो होता है ये ग्रुप किया जाता है क्योंकि इसके पास आउटपुट डेटा नहीं होता है। ये आउटपुट डेटा के ऊपर क्लासीफाई किया जाता है इनपुट वैल्यूज को, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम क्या देखते हैं, मैपिंग फंक्शन देखते हैं, ठीक है, मैप फंक्शन देखते हैं इस वजह से, ठीक है जी। मैप फंक्शन आप याद रखना कि हम इनपुट से आउटपुट तक कैसे पहुंचेंगे, इसका काम ये होता है, ठीक है। नंबर ऑफ क्लस्टर्स आर नॉट नोन बिफोर क्लस्टरिंग, जो नंबर ऑफ क्लस्टर्स होते हैं वो नहीं पता होते, लेकिन इसके अंदर पता होते हैं। ये कुछ नहीं है, ये आप सिंबल मत मान लीजिएगा। फिर उसके बाद है ये इस अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर आता है और इस सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा क्लस्टरिंग टेक्निक्स। तो क्लस्टरिंग टेक्निक्स हमारी कौन कौन सी टाइप्स की होती है वो भी देख लेते हैं। तो क्लस्टरिंग कैन बी डन बाय सेटिस्फाइंग 2 क्राइटेरिया, हमारे 2 क्राइटेरिया है, उनको सेटिस्फाई करना जरूरी है। सबसे पहला है ईच क्लस्टर इज होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब कि सिमिलर होने चाहिए। दूसरा जो एक क्लस्टर, मतलब कि मान के चलिए ये मेरे पास 2 क्लस्टर हैं, ये 2 मेरे पास क्लस्टर हैं, तो इसके अंदर जो भी डेटा होगा वो सिमिलर टाइप का होगा और इसके अंदर जो भी डेटा होगा वो डिफरेंट टाइप का होगा, ठीक है। मुझे इस तरीके से अलग अलग ग्रुपिंग करनी है, अगर मैंने अलग अलग ग्रुपिंग नहीं करी तो फिर ये क्लस्टरिंग टेक्निक नहीं मानी जाएगी, ठीक है। चलिए, क्लस्टर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जो क्लस्टर्स है उनको आप किन तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, तो 4 तरीके हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाइड क्लस्टर में बी एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब बिलोंग टू 1 क्लस्टर, ठीक है। फिर उसके बाद है ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग का मतलब कि एक या एक से ज़्यादा क्लस्टर के अंदर भी सेम एग्जाम्पल पाया जा रहा है। प्रोबेबिलिस्टिक मतलब कि जो एग्जाम्पल है वो बिलोंग करता है किसी ना किसी प्रोबेबिलिटी से। फिर उसके बाद में है हिरारिकल स्ट्रक्चर, हिरारिकल मतलब कि जैसे हिरार्की चलती है ना, मैंने कई बार एक एग्जाम्पल लिया है कि आपके कॉलेज के अंदर सबसे हायर हायरार्की पे होते हैं डायरेक्टर, फिर डीन, फिर उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर्स, फिर आप, एंड हो सकता है आपके नीचे आपके जूनियर्स हो, ठीक है। तो इस तरीके से एक हायरार्की चलती है। तो मेन जो लीड है वो है आपकी डायरेक्टर, तो डायरेक्टर जो है वो टॉप ऑफ द हायरार्की हो गए। तो ये सारे हायरार्किकल स्ट्रक्चर इसके अंदर हो सकता है। अगर हम इसके एक तरीके से फ्लो चार्ट आप कह सकते हो तो उसकी बात करें तो ये क्लस्टरिंग है, क्लस्टरिंग के 2 टाइप, हायरार्किकल और ये पार्टीशनल। अगर हम हायरार्किकल की बात करें तो डिविसिव हो गया और एग्लोमेरेटिव हो गया। फिर उसके बाद पार्टीशनल की बात करें तो ये टोटल 4 टाइप का होता है, ये 4 होते हैं और ये 2 होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है, मॉडल बेस्ड होता है, ग्राफिक थ्योरेटिक होती है और स्पेक्ट्रल होता है, ठीक है। अगर हम हायरार्किकल की बात करें, सबसे पहले ये ग्रुप इन ट्रीज ऑफ क्लस्टर, ये ग्रुप करता है ट्रीज ऑफ क्लस्टर के अंदर। ये बॉटम अप करता है, अगर बॉटम अप जा रहा है तो मर्ज करेगा और टॉप टू डाउन आ रहा है तो स्प्लिटिंग करेगा, ठीक है। डिविसिव की बात करें, टॉप टू डाउन काम करता है, ये सब डिवाइड्स इनटू स्मॉलर, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में काम करना स्टार्ट कर देता है। मतलब कि जैसे हमने देखा था ना, टॉप टू डाउन जा रहा है तो स्प्लिटिंग करेगा, स्प्लिटिंग के अंदर क्या होता है, टुकड़े करना, ठीक है। सब डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस, जितने छोटे हो सकते हैं उतनी स्मॉल पीसेस के अंदर ये ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर देता है, ठीक है। एग्लोमेरेटिव की बात करें तो ये बॉटम अप होता है, ये मर्ज करने का काम करता है। ये स्मॉल पीसेस को लार्जर एंड लार्जर और सिंगल क्लस्टर के अंदर इकट्ठा कर देता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा पार्टीशनल। तो पार्टीशनल क्या होता है, फर्स्ट क्रिएट इनिशियल सेट ऑफ नंबर ऑफ पार्टीशन वेयर ईच पार्टीशन रिप्रेजेंट अ क्लस्टर। इसके अंदर क्या होता है, पहले ये इनिशियल सेट ऑफ नंबर ऑफ पार्टीशंस बनाता है, मतलब कि कितने हमें पार्टीशन बनाने चाहिए, कितने पार्टीशन नहीं बनाने चाहिए, पहले वो ये रिप्रेजेंट कर देता है एक क्लस्टर के अंदर। ऑप्टिमाइज पार्टीशन सच एज डिसिमिलैरिटी फंक्शन बेस्ड ऑन डिस्टेंस ऑफ सो द क्लस्टर विद इन द ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट और डिफरेंट डिसिमिलर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, ये ऑप्टिमाइज पार्टीशनिंग के अंदर काम करता है। अगर सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होंगे तो एक हिस्से में डालेगा और डिसिमिलर होंगे तो दूसरे हिस्से में डाल देगा, दैट्स इट। सेंट्रॉइड की बात करें तो सेंट्रॉइड क्या होता है, ये एक टेक्स इनपुट पैरामीटर, ये इनपुट पैरामीटर को लेता है, क्लस्टर इन सच अ वे दैट इंट्रा क्लस्टर सिमिलैरिटी इज हाई। इसके अंदर क्या होता है, 2 चीजें होती हैं, आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो सबसे पहला है इंट्रा क्लस्टर और दूसरा है इंटर क्लस्टर, ठीक है।
इसके अंदर क्या होता है कि अगर जो इंट्रा क्लस्टर होता है, मतलब क्लस्टर के जो बाहर की सिमिलैरिटी अगर आप शो कर रहे हो, मतलब दूसरों को जो दिखाने वाली चीजें हैं वो आपकी हाई होनी चाहिए, चाहे अंदर सिमिलैरिटी जो है वो कम हो, ठीक है। इसके अंदर ये चीज ध्यान दी जाती है। मीन वैल्यू इज मेजर्ड। अब इसकी जो मीन वैल्यू होती है, अब मेजरिंग कैसे की जाती है, तो जो इसकी मीन वैल्यू होती है वो मेजर की जाती है ऑब्जेक्ट इन क्लस्टर, जितने ऑब्जेक्ट हैं क्लस्टर के अंदर, और इसीलिए हम उसे सेंट्रॉइड या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह सकते हैं। जैसे हमने ध्यान दिया होगा, जैसे हमारा ट्राइंगल होता है, ठीक है, तो ट्राइंगल के अंदर एक सेंट्रॉइड बनता है ना यहाँ पे इस तरीके से, तो वैसे ही ये जो सेंट्रॉइड है ना, इसका मतलब भी यही है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे ध्यान देने वाली हैं। मॉडल बेस्ड की बात करें तो हाइपोथेसिस मॉडल होता है बेस्ट फिट फॉर डेटा, बेस्ट फिट होता है डेटा के लिए, और हाइपोथेसिस मॉडल होता है मतलब ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन बस ये हाइपोथेसिस है एक। ग्राफिक थ्योरी की बात करें तो ये क्या होता है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। जब आप रिलेशनशिप की डेटा के बीच में सिमिलैरिटीज के बीच में क्या सिमिलैरिटी बन रही है, कैसे बन रही है, जब आप उसे ग्राफ्स की फॉर्म में देखते हो तो इसे बोलते हैं ग्राफिक थ्योरी। और स्पेक्ट्रल की बात करें, आइडेंटिफाई कम्युनिटीज ऑफ नोड्स, जो नोड्स हैं उनकी कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करने के काम आता है ये। इन अ ग्राफ बेस्ड ऑन एजेस कनेक्टिंग देम, जो एज कनेक्ट कर रही है उनके बेसिस पे ये कम्युनिटी बनाता है नोड्स की, जिसके भी आप पे ये रीडिंग करता है कि हाँ ये वाला इसके साथ सिमिलैरिटी में है, इसके साथ सिमिलैरिटी में नहीं है, ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है। इसी के साथ फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है हमारा डिसीजन ट्री। और डिसीजन ट्री की अगर हम बात करें तो ये एक सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक होती है। सबसे पहली चीज ये सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक होती है। ये रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों के लिए ही यूज की जाती है, लेकिन ये मेनली क्लासिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं, रिग्रेशन के लिए इतना प्राइमरीली यूज नहीं करते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि डिसीजन ट्री जो है वो किसके लिए हम यूज करते हैं, तो रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के लिए, दोनों के लिए करते हैं, बट वी प्रेफर डिसीजन ट्री फॉर क्लासिफिकेशन मोर। ओके, चलिए ट्री स्ट्रक्चर क्लासिफायर, ये एक ट्री स्ट्रक्चर क्लासिफायर होता है, मतलब जो स्ट्रक्चर होता है उसका वो ट्री की तरह होता है, वेयर इंटरनल नोड्स रिप्रेजेंट फीचर ऑफ डेटा। जो इंटरनल नोड्स होती हैं वो फीचर दिखाती हैं डेटा सेट की, और जो ब्रांच होती है वो डिसीजन रूल्स दिखाती हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ये, और ट्री डाउन अपसाइड डाउन, ये अपसाइड डाउन काम करती है, ठीक है जी। रूट इज अ डिसीजन, जो रूट होती है वो एक डिसीजन होती है जो कि हमें चाहिए, जो डिसीजन हमें बनाना है वो डिसीजन आपको रूट में रखना होगा। जो ब्रांचेस हैं वो एक्शंस होंगी, जो लीव्स हैं वो आउटकम्स होंगी, जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो होंगे लीव्स आपके, ठीक है। रूट टू लीफ रिप्रेजेंट क्लासिफिकेशन रूल्स, जो रूट से लेकर के लीफ तक है वो आपके क्लासिफिकेशन रूल्स होंगे। प्रिडिक्शन मॉडल यूज्ड इन डेटा माइनिंग, ये जो होता है ये प्रिडिक्टिव मॉडल होता है, क्योंकि इसके अंदर हम ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती हैं हम सारी की सारी इसके अंदर दिखा देते हैं, जो हमें सबसे ज़्यादा रिलायबल लगती है हम उसको यूज़ कर लेते हैं। तो इसी वजह से इसको हम डेटा माइनिंग और मशीन लर्निंग के अंदर और भी कई सारी चीज़ों के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आस्क क्वेश्चन इन येस और नो, इसके अंदर एक तरीके से आप कह सकते हो बुलियन की तरह काम होता है कि येस और नो के अंदर आपको जवाब देना होगा। अगर हाँ तो ठीक है, यही कंडीशन ठीक है, अगर नहीं तो फिर हम दूसरी कंडीशन के ऊपर जंप करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं, तो हमारा आता है यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। इसके अंदर कोई भी अभी आगे चल के हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं, अभी हम खाली ऐसे ही देखते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर है डिसीजन ट्री का। इसके अंदर एक रूट नोड है, स्प्लिटिंग है, डिसीजन नोड है, डिसीजन नोड को मैंने डीएन लिख दिया है, फिर उसके बाद टर्मिनल नोड को मैंने टीएन लिख दिया है। तो आप डाउट में मत रहिएगा कि टीएन डीएन क्या है। तो डीएन है आपका डिसीजन नोड और टीएन है आपका टर्मिनल नोड, ठीक है। आप इसे लीफ नोड भी कह सकते हो। और ये जो बॉक्स है ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि ये ब्रांच या फिर सब ट्री आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इसके अंदर, और ये स्प्लिटिंग हो रही है क्योंकि रूट नोड जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो रही है 2 या इससे आप ज्यादा हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हो। ये मिनिमम मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। तो सबसे पहले रूट नोड क्या करती है, एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है, जो हमें डिसीजन बनाना है वो दिखाती है। स्प्लिटिंग का मतलब कि डिवाइड करना एक नोड को सब नोड्स के अंदर। डिसीजन नोड का मतलब क्या होता है कि डिवाइड करना सब नोड टू सब नोड, मतलब एक सब नोड को दूसरी सब नोड के अंदर डिवाइड करना, जैसे हमें यहाँ पे हो रहा है एक डिसीजन नोड है, एक डिसीजन नोड को हमने फर्दर स्प्लिट कर दिया, और ये एक डिसीजन नोड है और इसको भी हमने फर्दर स्प्लिट कर दिया। तो इसी तरीके से सब नोड को सब नोड के अंदर डिवाइड करने के अंदर काम आता है। लीफ नोड या फिर टर्मिनल नोड क्या होती है कि आगे हम स्प्लिट नहीं कर सकते। आप ध्यान दे रहे होगे जहां भी हमने टर्मिनल नोड लिखा है उसके आगे हमने डिवाइड किया ही नहीं है क्योंकि वो लीफ है, वो लास्ट है, ठीक है। प्रूनिंग का मतलब क्या होता है कि एक पूरी की पूरी सब नोड को ही हटा देना। ब्रांच और सब ट्री के अंदर क्या होता है, सब सेक्शन होता है एंटायर ट्री का। सब सेक्शन मतलब कि जैसे ये एक सब सेक्शन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, पेरेंट एंड चाइल्ड नोड। पेरेंट एंड चाइल्ड नोड क्या होता है, नोड विच डिवाइड इनटू सब नोड इज पेरेंट नोड एंड सब नोड इज चाइल्ड नोड। इसका मतलब क्या होता है, जो नोड डिवाइड हो रही है सब नोड में वो पेरेंट नोड होगी, और जो नोड सब नोड है, देखिए 2 चीजें हैं, जैसे कि हमारी ये वाली एक नोड है वो स्प्लिट हुई है 2 हिस्सों में, ठीक है। तो ये हमारी पेरेंट नोड हो गई और ये दोनों हमारी क्या हो गई, चाइल्ड नोड हो गई, ठीक है जी। समझ गए आप,
बस यही है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल है आपका, सबसे पहले ये क्वांटम से ही लिया हुआ एग्जाम्पल है, क्योंकि अगर मैं कोई और एग्जाम्पल लिखता तो हो सकता था आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता, और ये सबसे इजी एग्जाम्पल मिला मेरे को, तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आउटलुक है कि आपने बाहर देखा, तो बाहर देखने के बाद तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो सनी हो गए, नॉर्मल टेम्परेचर हो गया, या फिर रेन होगी। अगर सनी हुआ तो ह्यूमिडिटी भी होगी, और ह्यूमिडिटी हाई हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है। अगर हाई नहीं है तो नॉर्मल होगी, नॉर्मल नहीं है तो हाई होगी। आप यहाँ पे अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। ओवरकास्ट का मतलब है नॉर्मल है, ठीक है, ओके। रेन के अंदर क्या होता है, रेन के अंदर अगर बारिश हो रही है तो हवा भी होगी, और हवा है तो या तो स्ट्रांग होगी या वीक होगी। अगर स्ट्रांग नहीं है तो वीक होगी, अगर वीक नहीं है तो स्ट्रांग होगी, ठीक है। इस हिसाब से आपका एग्जाम्पल है। अब एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस क्या होते हैं, सबसे पहले अंडरस्टैंडेबल रूल्स जो होते हैं इसके, वो जनरेट करती है ये, मतलब इजीली कोई भी समझ सकता है कि हाँ हो चल क्या रहा है। परफॉर्म क्लासिफिकेशन विदाउट कंप्यूटेशन, ये क्लासिफिकेशन को परफॉर्म कर सकती है विदाउट एनी कंप्यूटेशन। इसके अंदर ज़्यादा कंप्यूटेशन नहीं करना पड़ता, ज़्यादा मैथमेटिकल चीज़ें नहीं लगानी पड़ती हमें। सिंपली एक ट्री बनाया, सारी जो हमारी पॉसिबिलिटीज़ है उनको लिखा, एंड वी हैव जस्ट स्टार्टेड डूइंग आवर वर्क। फिर उसके बाद है हैंडल बोथ कंटिन्यूस एंड कैटेगरियल वेरिएबल। इसके अंदर क्या होता है, कंटिन्यूस मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब लगातार जो अगर लगातार डेटा आ रहा है तो लगातार कर रहा है। अगर कैटेगरियल आ रहा है, कैटेगरियल मतलब कि ऑड आ रहा है, इवन आ रहा है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, हो सकता है कैटेगरियल अलग अलग तरीके से भी हो, तो ये यहाँ पे ले सकता है। इंडिकेट इंपॉर्टेंट फील्ड्स फॉर प्रिडिक्शन एंड क्लासिफिकेशन, इंडिकेट करता है इंपॉर्टेंट फील्ड्स को प्रिडिक्शन या फिर क्लासिफिकेशन करने के लिए। आगे डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस है लेस एप्रोप्रिएट फॉर एस्टिमेशन टास्क। जो हमारा एस्टिमेशन टास्क है उसके लिए ये लेस एप्रोप्रिएट है। लेस द ट्रेनिंग एग्जाम्पल मोर द प्रोन टू एरर। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने इसको ट्रेनिंग एग्जाम्पल नहीं दिए तो फिर इसके जो एरर हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे, जिससे इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग हो सके और ये ईजिली आपको जो एरर फ्री जो है आपको आउटपुट दे सके। कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव टू ट्रेन, ये कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है ट्रेन करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा ट्रेनिंग डेटा हमें चाहिए होता है इस वजह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा बायेशियन बिलीफ नेटवर्क। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल यूनिक एफसेट्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और प्लीज़ अगर अभी तक आपका कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मैं आपका रिप्लाई बिल्कुल ज़रूर करूँगा। और आपको मुझे ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, मैं उसके ऊपर भी काम बिल्कुल करूँगा, ठीक है। बायेशियन बिलीफ नेटवर्क की बात करते हैं। तो बायेशियन बिलीफ नेटवर्क के अंदर क्या होता है, ये एक प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफ मॉडल होता है। प्रोबेबिलिस्टिक मतलब कि इसके अंदर भी प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही काम किया जाता है। दोस्तों एक्चुअली क्या होता है कि जैसे इंसान होता है, तो इंसान जो होता है वो हर एक जगह पर करेक्ट नहीं होता। उसकी अगर कोई करेक्ट बात भी कर रहा है तो उसके अंदर हो सकता है कुछ परसेंटेज जो होता है वो ये हो सकता है कि गलत हो, ठीक है। तो एक तरीके से जैसे इंसान एक प्रोबेबिलिटी के अंदर काम करता है, वैसे ही जो हमारे मशीन लर्निंग है वो पूरा का पूरा ही प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करता है। कहीं भी आपको एक एक्चुअल कोई एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि जो हमारी मशीन लर्निंग है वो एक्यूरेट बिल्कुल भी नहीं होती है, 100% एक्यूरेट नहीं होती है, उसके अंदर प्रोबेबिलिटी चलती ही रहेगी, ठीक है। इट इज़ अ प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिकल मॉडल, ये प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिकल मॉडल होता है। ग्राफिकल मॉडल मतलब इसके अंदर हम कुछ बनाने वाले हैं, कुछ रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा इसका। विच रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ वेरिएबल, जो एक सेट ऑफ वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, और ये हम करते हैं डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ की मदद से। DAG इसको हम एब्रीवेशन के अंदर लिखते हैं। तो डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ जो होते हैं इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। फिर उसके बाद आप बायेशियन बिलीफ नेटवर्क को आप किस किस नाम से जानते हो। सबसे पहले है बायस नेटवर्क आ जाए तब भी इसकी बात हो रही है, बिलीफ नेटवर्क आ जाए तब भी इसकी बात हो रही है, डिसीजन नेटवर्क आ जाए तो भी इसकी बात हो रही है, बायेशियन मॉडल आ जाए तो भी इसकी बात हो रही है, ठीक है जी। तो एग्जामिनर हो सकता है आपको घुमाने के लिए इन 4-5 शब्दों का यूज करे, तो भैया आप समझ जाना बायेशियन बिलीफ नेटवर्क की ही बात हो रही है, तो आपको वही लिख के आना है, ठीक है। बिल्ड फ्रॉम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है इसके अंदर उससे बना हुआ होता है ये। एप्लीकेशन क्या होती है, प्रिडिक्शन करना, डायग्नोस्टिक करना, रीजनिंग देना और भी बहुत कुछ। फिर उसके बाद क्या है कि 2 पार्ट होते हैं इसके, मतलब आप 2 टाइप से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। सबसे पहला है DAG डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ, ये हम पहले देख चुके हैं। फिर उसके बाद है टेबल ऑफ कंडीशन प्रोबेबिलिटी, मतलब एक टेबल बनाई जाती है और उसके अंदर जो कंडीशन होती है प्रोबेबिलिटीज की वो लिखी जाती है। हम इस टाइप की जो टेबल है वो आगे चल के नेव बेस जो है उसके अंदर हम बनाने वाले हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं इसके ऊपर। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा DAG क्या है, ईच नोड रिप्रेजेंट रैंडम वेरिएबल। हर एक नोड जो होती है वो एक रैंडम वेरिएबल को शो करती है, मतलब अलग अलग होंगे एक दूसरे से। वेरिएबल में भी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, डिस्क्रीट हो सकते हैं, एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, या फिर कंटिन्यूस भी हो सकते हैं।
कॉरेस्पॉन्ड करते हैं एक्चुअल एट्रीब्यूट इन गिवन इन डेटा, जो एक्चुअल एट्रीब्यूट होते हैं उनको ही शो करते हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो उनको ही शो करते हैं डेटा के अंदर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल कह सकते हो आप, रिप्रेजेंटेशन कह सकते हो। तो यहाँ पे हमने 6 बुलियन वेरिएबल्स लिए हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे कैजुअल नॉलेज को। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री। अब हमने एक लंग कैंसर के ऊपर एक प्रोबेबिलिटी बनाई है, एक हमने बायेशियन बिलीफ नेटवर्क बनाया है। इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी को लंग कैंसर होगा तो सबसे पहले आपकी फैमिली हिस्ट्री देखी जाएगी कि फैमिली हिस्ट्री में चलता हुआ आ रहा है क्या ये, अगर चलता हुआ आ रहा है तो लंग कैंसर होगा। अब लंग कैंसर है या नहीं है इसको भी वेरीफाई करने के लिए आपको पॉजिटिव एक्सरे चाहिए। अगर एक्सरे के अंदर नहीं आया कि पॉजिटिव है तो फिर नहीं होगा लंग कैंसर, अगर नेगेटिव आया तो नहीं है और पॉजिटिव आया तो भैया है। अब लंग कैंसर होने की भी कारण है यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर स्मोकर है तो लंग कैंसर हो सकता है, या फिर डिस्पेनिया हो गया तो लंग कैंसर है। स्मोकिंग होने की वजह से ये बीमारी भी हो सकती है, और ये बीमारी है तो ये बीमारी हो सकती है। तो ये हमने एक पॉसिबिलिटी बना दी कि अगर अच्छा स्मोकिंग करता है तो इसे ये वाली बीमारी भी हो सकती है, अगर ये वाली बीमारी है तो ये वाली बीमारी भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हम अपनी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से काम करेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ये वाला एग्जाम्पल बना के, और अगर आपको कोई और एग्जाम्पल ये माइंड में है तो आप बिल्कुल उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट्स ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल के अंदर हम ये जो LC है वो है लंग कैंसर, जो हमारा S है वो है स्मोकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक परसेंटेज लिख दी इन्होंने, ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल बन गई। फिर उसके बाद अगर हम जेनेटिक एल्गोरिथम की बात करें तो जेनेटिक एल्गोरिथम तो है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टाइप की आती है, क्योंकि इसके अंदर पढ़ने के लिए ना बिल्कुल ये ह्यूमन टाइप हो गया, ठीक है, बिल्कुल ह्यूमन से लिंक्ड है, ये बिल्कुल ह्यूमन से लिंक्ड है। जैसे ह्यूमन जो होते हैं वो, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको लिंक करूँगा रिप्रोडक्शन से। जैसे रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो हमारे गैमीट्स होते हैं वो अपने जो अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो अपने ट्रेट्स होते हैं उनको शेयर करते हैं। वही वाली बात जेनेटिक एल्गोरिथम के अंदर कही गई है कि ये नेचुरल सिलेक्शन के तरीके के ऊपर काम करता है, जेनेटिक्स के ऊपर काम करता है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर पेरेंट्स होते हैं, इसके अंदर म्यूटेशन होता है, इसके अंदर क्रॉसओवर होता है और साथ ही टर्मिनेशन भी होता है। जैसे न्यूबॉर्न बेबी बर्थ लेता है वैसे यहाँ पे टर्मिनेशन होता है। टर्मिनेशन मतलब कि एक आउटपुट मिल जाना, ठीक है। तो आप लिंक करो इसे रिप्रोडक्शन से तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी इसको याद करने में, समझने के लिए। देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक्स के ऊपर ये काम करता है। यूज टू जनरेट हाई क्वालिटी सॉल्यूशंस, हाई क्वालिटी सॉल्यूशंस को जनरेट करने के लिए काम करता है। ऑप्टिमाइज करता है सॉल्यूशंस को एंड सर्च करता है प्रॉब्लम को, ठीक है, बेस्ड ऑन एनालॉगी विद जेनेटिक स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या है, एनालॉगी का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ जो होती हैं वो इसको बनाने का वो होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है बायोलॉजिकल चीज़ों से, ठीक है, जेनेटिक स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है। और जो क्रोमोसोम्स के बिहेवियर होते हैं पॉपुलेशन के, उनसे भी बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है। अगर हम फाउंडेशन की बात करें तो यहाँ पे फाउंडेशन के 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन कम्पीट फॉर रिसोर्सेज एंड मेट। इसका मतलब क्या है कि जो पॉपुलेशन के अंदर एक इंडिविजुअल, एक पर्सन है, वो सबसे पहले अपनी रिसोर्सेज को देखता है और अपने मेट को देखता है, मतलब जिसके साथ वो क्रॉसओवर करने वाला है उसे देखता है। फिट इंडिविजुअल्स मेड टू क्रिएट मोर ऑफस्प्रिंग देन अदर्स। इसके अंदर क्या होता है कि फिटनेस देखी जाती है, जो हमारे फिट होंगे इंडिविजुअल्स वो और जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनको जनरेट करने के लिए क्या करते हैं, मेट करते हैं। फिर उसके बाद क्या है, जीन्स फ्रॉम फिटेस्ट पेरेंट प्रोपोगेट थ्रू आउट जनरेशन। अब जो जीन्स फिटेस्ट पेरेंट के द्वारा आ रहे हैं वो अपने जैसे हमारी एक वो चलती है ना हायरार्की कि जो पेरेंट्स के ट्रेट होंगे वो बच्चों के अंदर भी आएंगे, तो वही चीज़ यहाँ पे है। अगर आपके पेरेंट फिटेस्ट हैं, मतलब सबसे ज़्यादा फिट हैं, तो आपकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके बच्चों के अंदर भी आएंगी, मतलब जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर भी आएंगी। और ऐसा भी हो सकता है कुछ ट्रेट्स आपके दोनों के बेस्ट आ जाएं और जो ऑफस्प्रिंग है वो बेटर देन पेरेंट बन जाए, ठीक है। ये मे बी वाली सिचुएशन है, तो ये हो सकता है, ठीक है। Hence सक्सेसिव जनरेशन इज सूटेड फॉर एनवायरनमेंट। सक्सेसिव मतलब कि आगे बढ़ने वाली जो जनरेशन है वो एनवायरनमेंट के थ्रू सूट होगी, ये हम कह सकते हैं। डिज़ाइन स्पेस इज अ सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन। अब इसके अंदर क्या होता है, एक डिज़ाइन स्पेस होता है। डिज़ाइन स्पेस क्या होता है, फिजिबल सॉल्यूशंस, मतलब कि पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। एंड जो हमारी जेनेरिक एल्गोरिथम होती है वो डिज़ाइन स्पेस को जेनेटिक स्पेस के अंदर कन्वर्ट कर देती है, कि मतलब पॉसिबल जो सॉल्यूशंस हैं उनको जेनेटिकली देखती है ये वाली, ठीक है, एल्गोरिथम। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है हमारे सबसे पहले फ्लो चार्ट।
तो अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें तो इसके अंदर क्या है, सिलेक्शन रूल होते, 4 चीजें होती हैं फ्लो चार्ट के अंदर। सबसे पहला होता है सिलेक्शन रूल, पेरेंट को चुनना। क्रॉसओवर मतलब कि कंबाइन करना पेरेंट्स को, जिससे वो ऑफ स्प्रिंग को जनरेट कर सके। म्यूटेट करना, म्यूटेट का मतलब क्या होता है, म्यूटेशन करने का मतलब क्या होता है कि जो उनके ट्रेड्स है उन दोनों शेयर करना, चेंज करना शेयर ट्रेड्स को एक दूसरे से, और टर्मिनेशन कर देना। फेजेस की बात करें तो इसके अंदर 6 फेजेस होते हैं। सबसे पहला आता है आपका इनिशियल पॉपुलेशन, मतलब कि जो पॉपुलेशन है, जैसे आपके पास, अब मान के चलते हैं कि हमारे पास 20 लोग हैं, ठीक है, 20 लोग हैं, ठीक है। अब 20 के अंदर क्या हुआ, हमारे पास 20 इंडिविजुअल्स हैं, एंड 20 के अंदर हमने क्या किया, 2-2 की ग्रुपिंग कर दी, तो हमारे पास 10 पेयर्स आ गए, ठीक है। अब 10 पेयर्स के अंदर भी ये देखा जाएगा कि फिटनेस फंक्शन देखा जाएगा कि वो कितने फिट हैं। हम जो फिट नहीं है उनको नहीं लेते हैं, और जो फिट हैं खाली उनको ही लेते हैं। तो अब मान के चलते हैं कि इसमें से 8 पेयर्स जो है हमारे फिट हैं, तो 8 पेयर्स को हमने ले लिया, फिर उसका सिलेक्शन कर लिया। अब हमने फिटनेस नाप की सबकी, अब फिटनेस नापने के बाद हमने सिलेक्शन कर लिया कि हमारे 8 पेयर्स जो है सेलेक्ट हो गए। अब इन 8 पेयर्स को हमने क्या करवाया, वो करवाया, कंबाइन करवाया। कंबाइन करने के बाद उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी जो है प्रॉपर्टीज़ जो है, ट्रेड्स जो है वो ट्रांसफ़र हुए एक दूसरे के अंदर। फिर उसके बाद क्या हुआ, टर्मिनेशन हो गया। ये हमारी फेजेस है, ठीक है। जो ट्रेड्स हैं वो एक दूसरे को शेयर किए, सो दैट जो ऑफ स्प्रिंग आए उसके अंदर जो है बेस्ट चीज़ें आए, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस सबसे पहले रॉबस्ट है, मतलब कि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम है। फिर उसके बाद क्या है कि ऑप्टिमाइज्ड ओवर लार्ज स्पेस स्टेट, मतलब कि अगर हाई प्रोबेबिलिटीज़ भी होंगी, हाई फिजिबल सॉल्यूशंस होंगे, तब भी ये काम कर लेगा। प्रेजेंस ऑफ नॉइज, नॉइज का मतलब क्या होता है, नॉइज का मतलब ये होता है कि अगर डेटा के अंदर हमने कोई भी 19-20 चेंजेस किए तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमने डेटा के अंदर मैनिपुलेशन किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फास्टर पैरेलल प्रोसेसिंग, फास्टर होती है इसकी पैरेलल प्रोसेसिंग करता है, क्योंकि ये सॉल्व करता है प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइजली, ठीक है। डिसएडवांटेजेस की बात करें, फिटनेस आइडेंटिफिकेशन इज डिफिकल्ट। जो फिटनेस आइडेंटिफिकेशन होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। जो हमने सेकंड स्टेप देखा था फिटनेस फंक्शन, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि आप किसी पेरेंट को देख करके ये नहीं बता सकते कि उसकी फिटनेस कितनी है कितनी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं रियल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जेनेटिक एल्गोरिथम है। जेनेटिक एल्गोरिथम के अंदर पेरेंट जो होता है वो इनपुट होता है, एंड जो आउटपुट होता है वो आपका ऑफ स्प्रिंग होता है, ठीक है। तो एक तरीके से इनपुट आपने डाल दिया, इनपुट डालने के बाद इनिशियलाइजेशन, सिलेक्शन, क्रॉस ओवर, म्यूटेशन किस हिसाब से होना है, ये सारे का सारा इस एल्गोरिथम के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो इनपुट के अंदर से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो लेनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं लेनी चाहिए, वो यही डिसाइड करती है, एंड इसलिए उसी को कहा जाता है फिटनेस फंक्शन, कि क्या क्या लेना चाहिए, क्या क्या नहीं लेना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ जेनेटिक ऑपरेटर इज डिफिकल्ट। जो जेनेटिक ऑपरेटर्स होते हैं उनका भी जो सिलेक्शन होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर हम इसके फ्लो चार्ट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आप स्टार्ट करोगे, इनिशियलाइज करोगे। इनिशियलाइजेशन के अंदर क्या होगा, इनिशियल पॉपुलेशन जो है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर जाएगी, वहाँ पे न्यू पॉपुलेशन आएगी। अगर बाई चांस क्विट करना है, अगर करना है तो सीधा एंड पे पहुंच जाएगा, अगर नहीं करना तो क्रॉसओवर, म्यूटेशन और एंड पे पहुंच जाएगा। म्यूटेशन होने के बाद ये जो न्यू पॉपुलेशन है ये वापस से सिलेक्शन के अंदर जाती है, ये देखने के लिए कि जो हमारे फिटनेस कैसी है कैसी नहीं है, क्या उसे हम दोबारा से क्रॉसओवर म्यूटेशन करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन के लिए। तो ये वाली जो चीज़ें हैं वो देखी जाती हैं, और इसी को हम जेनेटिक एल्गोरिथम या फिर जेनेरिक एल्गोरिथम कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे यूनिट नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, और होप सो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जाम्स के अंदर। और प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल यूनिक एप्साइज को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कौन सी वीडियो नेक्स्ट चाहिए, कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एप्साइज।